प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। क्या? राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में आज हम बेटा पांचवा सिद्धांत ले रहे हैं। क्या? राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत आज हम पांचवा सिद्धांत ले रहे हैं क्रम से, जिसका नाम क्या होगा? सामाजिक समझौता सिद्धांत। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। देखिएगा भाई, सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि हमने जब राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का श्री गणेश किया था और उसमें जो प्रथम सिद्धांत आपको समझाया था वह राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत समझाया था। कौन सा? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय या ईश्वरीय सिद्धांत। उसके अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था कि वास्तविक रूप में जो राजा या शासक या राज्य है, इसकी स्थापना मतलब राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है। अब इस दैवीय सिद्धांत को, क्या इस दैवीय सिद्धांत का खंडन सामाजिक समझौता सिद्धांत के द्वारा किया गया है। मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत ये कहता है कि राजा, राज्य या राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि राज्य एक मानव के द्वारा निर्मित संस्था है। मतलब राज्य मानव के द्वारा निर्मित संस्था है, अर्थात राज्य एक कृत्रिम संस्था है। क्या है? राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य का निर्माण लोगों ने आपस में मिलकर समझौते के माध्यम से किया है। इसलिए सामाजिक समझौता मुख्यतया ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि राज्य, जैसा कि मैंने यहाँ पर नोट भी किया है, क्या कि राज्य व्यक्ति द्वारा निर्मित एक संस्था है। बेटा नोट करेंगे, ये इसका निचोड़ है। क्या? राज्य व्यक्तियों के द्वारा निर्मित एक संस्था है। और जो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इसने वास्तविक रूप में दैवीय सिद्धांत के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया दी है। मतलब जो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत है, वह राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। क्या है? एक प्रतिक्रिया है। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में राज्य, राजा, राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि वास्तविक रूप में राज्य व्यक्तियों के द्वारा निर्मित संस्था है। इसलिए इनका कहना है, मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो समर्थक हैं, जितने भी विद्वान, उनका कहना है कि वास्तविक रूप में राज्य एक कृत्रिम संस्था है। क्या है? एक कृत्रिम संस्था है। मतलब राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, इसलिए राज्य व्यक्तियों के द्वारा निर्मित संस्था है। सबसे पहले आपको ये बात नोट कर लेनी है। इसी के ऊपर कितने प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बेटा हम क्रमबद्ध रूप में एक एक बात को समझाएंगे। मैं प्रत्येक लेक्चर के अंतर्गत मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए किसी न किसी रूप में डायग्राम अवश्य समझाता हूं, जिससे कि वो ठीक से पूरा लेक्चर समझ सकें। और प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं क्रमबद्ध रूप में, क्या? राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। देखिएगा बेटा, यहां मैंने नोट किया सामाजिक समझौता, मतलब है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो समझें इसको बेटा। सबसे पहले तो आप देखो, यहां ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, इसको मैं समझाऊं उससे पहले जाति शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, इन तीनों ही शास्त्रों ने राज्य की उत्पत्ति को समझने में बहुत सहायता दी है। किसने? जाति शास्त्र, मानव शास्त्र और समाज शास्त्र ने। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखनी है। इसके बाद में राज्य की उत्पत्ति की विचारधाराओं को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया जाता है। मतलब राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, इनको दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला है काल्पनिक विचारधाराएं, अर्थात इसके अंतर्गत जो सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों के जो समर्थक हैं, उन समर्थकों के द्वारा वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति के बारे में काल्पनिक बातें कही गई, कल्पना के आधार पर लिखा गया है। इसके अंतर्गत आ गया
इसके अंतर्गत कौन आएगा? दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। बेटा दूसरा जो इसकी विचारधारा है ऐतिहासिक विचारधारा है। ऐतिहासिक विचारधारा के जो समर्थक विद्वान है, इन्होंने वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो अपने विचार दिए हैं वो कल्पना के आधार पर नहीं दिए हैं। यस, उन्होंने अपने विचार तथ्यों के आधार पर दिए। किसके आधार पर दिए बेटा? तथ्यों के आधार पर दिए। और इसमें आएगा ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। ये दोनों बातें सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं हम सामाजिक समझौता सिद्धांत की। ठीक है बेटा, 5वें नंबर पर आता है सामाजिक समझौता सिद्धांत। बाकी मैंने दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत ये ठीक से समझा दिए। आप जो है प्ले लिस्ट में लगातार देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है बेटा, अब देखो सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात करते हैं हम कि भी राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। मैंने यहां पर लिखा है कल्पना पर आधारित। देखो सीधी सी बात है कि वास्तविक रूप में जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह काल्पनिक विचारधाराओं के अंतर्गत आता है। अर्थात जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो अपने विचार देते हैं वो कल्पना के आधार पर देते हैं, ना कि तथ्यों के आधार पर। पहले तो ये नोट करेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने यहां नोट किया है कि दैवीय सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मतलब जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी समझना है हमें, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह है दैवीय मतलब सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मतलब राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह दैवीय सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मतलब दैवीय सिद्धांत को यह स्वीकार नहीं कर रहा है। कौन? सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसका कहना है, क्या कहना है कि राज्य तो व्यक्तियों के द्वारा निर्मित संस्था है, अर्थात यह कृत्रिम संस्था है। जबकि दैवीय सिद्धांत ये कहता है कि राज्य, राजा या राजपद की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है। जबकि इनका कहना है कि नहीं, ईश्वर के द्वारा स्थापना नहीं की गई है, बल्कि वास्तविक रूप में राज्य तो व्यक्तियों के द्वारा निर्मित एक संस्था है। ठीक है बेटा, इसलिए दैवीय सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया कौन? सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है वह दैवीय सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो ये बात नोट करेंगे नंबर 1। इसके बाद में बेटा 2 नंबर बात नोट करेंगे कि इसके अनुसार राज्य व्यक्ति द्वारा निर्मित एक संस्था है। बेटा इसके द्वारा का मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार, क्या? सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य व्यक्ति द्वारा निर्मित एक संस्था है। मतलब व्यक्तियों के द्वारा निर्मित संस्था है। लोगों ने आपस में मिलकर के समझौता किया। समझौता कैसे किया है, किस तरीके से किया है, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। बाकी मैंने अलग से हॉब्स, लॉक और रूसो के ऊपर सामाजिक समझौता सिद्धांत के लिए अलग से भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वो आप पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों को मैंने व्यापक रूप में समझा रखा है। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बेटा। चलिए, अब यहां तो हम केवल राज्य की उत्पत्ति की चर्चा कर रहे हैं बस, तो ध्यान दें बेटा। इसके अनुसार मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक संस्था है। मतलब एक प्रकार से सामाजिक समझौता सिद्धांत कह रहा है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। प्राकृतिक नहीं मानना बेटा इसको। क्या है? एक कृत्रिम संस्था है। मतलब इसका निर्माण लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। इसलिए राज्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक संस्था है। मतलब लोगों ने आपस में मिलकर के समझौता किया है और समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना होती है। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं हम 17वीं 18वीं शताब्दी में शासक शासितों का संबंध दोनों के बीच समझौते का फल है। बेटा ध्यान दीजिएगा, मतलब वास्तविक रूप में 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंतर्गत शासक और शासितों के जो संबंध है वो वास्तविक रूप में दोनों के बीच क्या है? समझौते का फल है। मतलब दोनों के बीच में एक प्रकार से समझौता हुआ। हाँ, यह हम कह सकते हैं कि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है वह वास्तविक रूप में जनता और शासक के बीच में नहीं हुआ है, केवल जनता के बीच में हुआ है। इसलिए हॉब्स के समझौते के अंतर्गत जो शासक होगा वो निरंकुश होगा, क्योंकि वह समझौते से बंधा हुआ नहीं है। जबकि जॉन लॉक का समझौता है वह लोगों ने आपस में मिलकर के किया है, और जीन जैक्स रूसो का जो समझौता है वह भी लोगों ने मिलकर के आपस में ही किया है। लेकिन वहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मौजूद होगा, अर्थात जॉन लॉक के अंतर्गत सीमित सरकार की स्थापना होगी, जबकि जीन जैक्स रूसो के द्वारा वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थापना की जाएगी और हॉब्स के द्वारा निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जाएगी। कैसे की जाएगी सब बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये बात आप नोट करेंगे बेटा, 17वीं 18वीं शताब्दी में शासक शासितों का संबंध दोनों के बीच
समझौते का क्या, दोनों के बीच समझौते का फल है। दोनों के बीच मतलब शासक और शासितों के बीच, मतलब एक प्रकार से जनता और जो है प्रजा, एक तरफ प्रजा हो जाती है, दूसरी तरफ शासक हो जाता है। तो मतलब राजा और प्रजा के बीच में समझौते का ये फल है, ठीक है। जबकि हॉब्स के ऊपर ये बात लागू नहीं होगी, क्योंकि हॉब्स के समझौते में जो शासक है वो सम्मिलित नहीं है, केवल जनता के बीच में समझौता होता है। इसलिए हॉब्स का जो शासक है वह निरंकुश है। जैसा कि हॉब्स ने अपनी पुस्तक के अंतर्गत, इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है लेवियाथन। लेवियाथन के प्रथम पृष्ठ के अंतर्गत ही उन्होंने एक विशालकाय महामानव का चित्र दिया है, जिसके अंतर्गत उदर में, पेट में सभी लोगों को दर्शाया गया है। इसका मतलब यह है कि जो शासक होगा निरंकुश होगा। वास्तविक रूप में शासक किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, शासक के ऊपर किसी प्रकार का कोई कानून या संविधान नहीं होगा। शासक पूर्ण रूप में निरंकुश होगा, किसका, हॉब्स का, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहां तक ये बात क्लियर मैंने करी दी है बेटा, काल्पनिक विचारधारा है, ऐतिहासिक विचारधारा। अब हम चर्चा करते हैं जो पांचवा सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। नोट करेंगे सामाजिक समझौते का सिद्धांत बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है कि राज्य का जन्म व्यक्तियों द्वारा निर्मित समझौते से हुआ है। क्या, राज्य का जन्म व्यक्तियों द्वारा निर्मित समझौते से हुआ है। मतलब वास्तविक रूप में सामाजिक समझौता सिद्धांत ये कहता है कि भाई जो राज्य का जन्म हुआ है वह व्यक्तियों द्वारा निर्मित समझौते से हुआ है, और यह तब हुआ जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। मतलब यहाँ तीनों ही, हॉब्स भी, जॉन लॉक भी और रूसो भी, विशेषकर ये जो तीन विचारक हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, ये मुख्य समर्थक है सामाजिक समझौता सिद्धांत के। बाकी और भी समर्थक है जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा आपको। तो ध्यान देंगे, यहाँ राज्य का जन्म व्यक्ति द्वारा निर्मित समझौते से हुआ। भाई क्यों हुआ ये तब हुआ जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। मतलब वास्तविक रूप में जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझेंगे तो आप सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था का ही उल्लेख किया जाएगा। अर्थात वास्तविक रूप में प्रारंभ में प्राकृतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था में राज्य नामक संस्था नहीं थी, राज्य नामक संगठन नहीं था। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में लोग क्या परेशान हो रहे थे। जैसा कि होब्स ने कहा कि मानव का स्वभाव स्वार्थी था, और प्राकृतिक अवस्था में होब्स कह रहे हैं कि युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी हमेशा। तो इसलिए वास्तविक रूप में जो कमज़ोर लोग थे उन्होंने ये सोचा कि भाई चलो जो है शक्तिशाली लोगों के साथ मिलकर के हम समझौता कर ले, जिससे शांति से जीवन तो व्यतीत कर सके हम। तो प्राकृतिक अवस्था से दुखी हो रहे थे। इसी प्रकार से जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत ठीक है, व्यक्ति स्वभाव से जो है एक प्रकार से परोपकारी थे, स्वभाव से अच्छे थे, हैं, एक दूसरे का सहयोग करते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ कठिनाइयाँ थी। क्या कठिनाइयाँ थी कि वास्तविक रूप में कानूनों को बनाने वाली, कानूनों को लागू करने वाली, न्यायिक निर्णय लेने वाली संस्था नहीं थी, जॉन लॉक का कहना है। तो इसलिए इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सामाजिक समझौता किया गया। और जीन जैक्स रूसो का कहना है कि व्यक्ति वैसे स्वभाव से तो बिल्कुल भोला भाला था, आदर्श बराबर का है उसको, लेकिन वहां पर भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका नामक संस्था नहीं थी, इसलिए वहां पर भी, अर्थात रूसो का कहना है कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए समझौता किया गया। तो प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में बहुत ज्यादा कठिनाइयां थी, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए समझौता किया गया, और समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना होती है। इसलिए कहा जाता है कि राज्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक संस्था है। ठीक है बेटा। अब अगली बात लेते हैं हम, सामाजिक समझौते सिद्धांत के समर्थक बेटा। अच्छा ध्यान देंगे, प्राचीन समय से किसी न किसी रूप में सामाजिक समझौता सिद्धांत का जो है किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में समर्थक रहे हैं, इसके विद्वान रहे हैं किसी न किसी रूप में, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। तो प्राचीन समय से सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रचलित है, प्राचीन समय से ही। कैसे? जैसे यूनान में हम बात करते हैं तो सोफिस्ट हैं, सोफिस्टों ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन किया है। सोफिस्टों ने कहा है कि राज्य समझौते का फल है। बेटा नोट करेंगे, राज्य समझौते का फल है, मतलब लोगों ने आपस में मिलकर के समझौता किया है, समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना हुई है। बेटा यूनान में सोफिस्ट किसे कहते हैं? देखो वास्तविक रूप में प्राचीन यूनान के अंतर्गत जो नगर राज्य थे, सिटी स्टेट थे, जैसे हम कहें एथेंस, स्पार्टा, सबसे महत्वपूर्ण नगर राज्य, तो उनमें क्या था, जो शिक्षक थे, घूम घूम कर जो शिक्षक शिक्षा दिया करते थे अपने विद्यार्थियों को, तो जो भ्रमणशील शिक्षक होते थे, मतलब घूम घूम कर शिक्षा देने वाले जो शिक्षक होते हैं उनको भ्रमणशील शिक्षक कहा जाता है। और जो उस समय भ्रमणशील शिक्षक होते थे, घूम घूम कर जो शिक्षा देते थे और बदले में वेतन प्राप्त करते थे बेटा, उनको सोफिस्ट कहा जाता था। तो सोफिस्टों ने भी वास्तविक रूप में सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन किया। ठीक है बेटा, मैं शॉर्ट में बोलूंगा यहाँ थोड़ा, क्योंकि हमें तो सामाजिक समझौता सिद्धांत समझना, पूरे इतिहास में केवल थोड़ा सा संकेत दे रहा हूँ बेटा। इसके बाद में एपिक्यूरियन विचारधारा आती है, इसने भी सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन किया है। ये मैं जब प्राचीन क्या
प्राचीन पश्चिमी राजनीतिक विचारकों की चर्चा करूंगा, तब इस विचारधारा को अलग से अपलोड करूंगा। इसके बाद में रोमन काल में भी सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन किया गया है, यहूदियों ने भी सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन किया है, महाभारत में भी राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते सिद्धांत का उल्लेख किया गया है बेटा। और जो ये कौटिल्य है हमारे भारत के, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अध्याय या अधिकरण है, ध्यान रखना बेटा। तो ये अर्थशास्त्र है कौटिल्य की पुस्तक का नाम। कौटिल्य की पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी सामाजिक समझौते सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप में किया गया है बेटा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम बेटा। अगली बात, अब देखो मध्यकाल आता है। मध्यकालीन युग में ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप यह सिद्धांत दब गया था। मतलब मध्य काल के अंतर्गत क्या हुआ कि ईसाई धर्म प्रभावशाली बन गया, और जब ईसाई धर्म प्रभावशाली बन गया तो फिर लोग क्या है, आस्था और विश्वास के सहारे जीवन जीना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंतर्गत सामाजिक समझौता सिद्धांत फीका पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, या हम ये कहें कि ये सामाजिक समझौता सिद्धांत दब जाता है, फीका पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आपको। अब उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर 16वीं और 17वीं शताब्दी में विद्वान आता है एक हुकर, ग्रेसियस, मिल्टन। इन तीनों ही विद्वानों ने इसका समर्थन किया। किसका? सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन किया बेटा। पहले 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुकर ने, ग्रेसियस ने और मिल्टन ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन किया। ये बात नोट करेंगे। मतलब मध्यकालीन युग के बाद में, मध्य युग की समाप्ति किसके साथ हो जाती है? मैकियावली के साथ में हो जाती है। इसलिए मैकियावली को वास्तविक रूप में आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। क्या? आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावली को माना जाता है, क्योंकि मैकियावली ने सर्वप्रथम दुनिया के अंतर्गत राजनीति और नैतिकता को या राजनीति और धर्म को बिल्कुल अलग अलग कर दिया था, और ये कह दिया था कि भाई राजनीति के लिए धर्म और नैतिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप में मैकियावली ने कह दिया कि जब हम राज्य और चर्च की बात करते हैं तो प्रथम स्थान या शक्तिशाली राज्य होगा, चर्च नहीं होगा। चर्च, पोप राज्य के अधीन होगा। वास्तविक रूप में दुनिया में सबसे पहले मैकियावली के द्वारा ही अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया था, राज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। इसलिए आप कह सकते हैं कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? मैकियावली ने किया है। इसलिए मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। और फिर मैकियावली के बाद में हुकर, ग्रेसियस और मिल्टन ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन किया बेटा। ठीक है, परंतु जो सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसका मुख्य समर्थक कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्य समर्थक बेटा 3 है इसके। एक तो है इंग्लैंड के हॉब्स तथा जॉन लॉक। देखो, इंग्लैंड के होते हैं थॉमस हॉब्स तथा जॉन लॉक। ठीक है बेटा, और फ्रांस के जीन जैक्स रूसो। तो वास्तविक रूप में ये 3 जो विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों ही संविदावादी, अनुबंधवादी या सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं, जिन्होंने कि वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौते सिद्धांत का मुख्य रूप में समर्थन किया है। इसलिए जो ये तीनों ही विचारक हैं, ये सामाजिक समझौता सिद्धांत के मुख्य समर्थक हैं। समर्थक ये भी है, लेकिन ये मुख्य समर्थक है। इन्होंने क्रमबद्ध रूप में सामाजिक समझौते सिद्धांत का उल्लेख किया है, और सामाजिक समझौता सिद्धांत को आप हॉब्स, लॉक और रूसो का अलग अलग समझना चाहते हैं तो आपको फिर कह रहा हूं मैं, हमने प्लेलिस्ट के अंतर्गत तीनों ही विचारकों के सामाजिक समझौते सिद्धांत को अलग अलग रूप में भी अपलोड कर दिया है। आप किसमें देखेंगे? प्राचीन या पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत। क्या? पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत। मतलब जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत या पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का इतिहास, इसके अंतर्गत भी आपको मिल जाएगा। दोनों ही प्लेलिस्ट में मैंने ये अपलोड कर रखा है। तो मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थी, आप अलग से इनको देख सकते हैं। बहुत व्यापक रूप में मैंने समझा रखा है। मैंने वहाँ पर हॉब्स, लॉक और रूसो की मतलब तीनों की ही तुलनात्मक पत्ती के आधार पर इनकी एक सारणी बना रखी है। उस सारणी के माध्यम से आप हॉब्स, लॉक और रूसो को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। क्या अगली बात है कि तीनों का मतलब हॉब्स, लॉक और रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, तीनों विद्वानों ने संपूर्ण मानवीय इतिहास को 2 बड़ी अवस्थाओं में बांटा है। मतलब जो ये तीनों विद्वान हैं जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक मुख्य हैं, इन तीनों ही विद्वानों ने क्या किया कि संपूर्ण मानव इतिहास को 2 बड़ी अवस्थाओं में बांट दिया। संपूर्ण इतिहास को 2 अवस्थाओं में बांट दिया बेटा। कौन कौन से बांटा है? अब ये है आपकी नोट करने के बाद। प्रथम है प्राकृतिक अवस्था, जबकि मनुष्य राज्य के बिना रहता था। मतलब
पहली जो अवस्था इन्होंने बताई, ये तीनों ने बताई, हॉब्स ने भी, लॉक ने भी और रूसो ने भी, तीनों ने प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख किया है, तीनों ने प्राकृतिक अधिकारों को उल्लेख किया है, तीनों ने प्राकृतिक नियमों को उल्लेख किया है, तीनों ने सामाजिक समझौते का उल्लेख किया है। आपको मैं बता तो चुका हूं कि आप हॉब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक समझौते पर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर रखे। अब यहाँ तो मैं केवल राज्य की उत्पत्ति की चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अलग से ये लेक्चर अपलोड करना पड़ रहा है। बाकी मैंने हॉब्स, लॉक और रूसो को बेहतर तरीके से आप देखेंगे पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत प्लेलिस्ट में ये सब मैंने समझा रखा है, ठीक है बेटा। लेकिन ये जो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इसको अलग से वहां नहीं समझा है, इसलिए मुझे यहाँ पर इसकी आवश्यकता हुई है, इसी कारण मैं अलग से आपको समझा रहा हूँ बेटा। प्रथम अवस्था तो क्या होगी? प्राकृतिक अवस्था, जबकि मनुष्य राज्य के बिना रहता था। मतलब हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ने कहा है कि वास्तविक रूप में जो प्राकृतिक अवस्था है वह प्रारंभिक अवस्था है, जिसके अंतर्गत राज्य नामक संगठन नहीं था, ठीक है बेटा। आप उसमें रहते कहते से लोग, मतलब रहते किस प्रकार से लोग, तो हॉब्स तो ये कह रहा था कि सभी का आपस में युद्ध जैसी स्थिति थी, क्योंकि मानव स्वभाव से स्वार्थी था। फिर जॉन लॉक कह रहे हैं कि व्यक्ति एक दूसरे के सहयोगी हैं, इसलिए प्राकृतिक अवस्था में शांति से रह रहे थे। और रूसो कह रहे हैं कि भाई मनुष्य स्वभाव से आदर्श बराबर भोला भाला है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत ये कुछ जानते ही नहीं थे, ये एक प्रकार से वनों में स्वच्छंद रूप में विचरण करते थे। ये जीन जैक्स रूसो का कहना है। अब चूंकि मैं व्यापक रूप में यह चर्चा नहीं चलाना चाह रहा हूं, मैंने कह दिया है कि इनके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप, इसमें पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत, इसलिए मैंने संकेत किया है बेटा। और दूसरी अवस्था क्या है बेटा? दूसरी अवस्था का नाम दिया इन्होंने, तीनों ने हॉब्स, लॉक और रूसो ने, राजनीतिक अवस्था। इसमें जबकि मनुष्य ने राज्य रूपी संगठन का निर्माण कर लिया। बेटा फिर से दोहरा रहा हूं, तीनों विद्वानों ने, मतलब हॉब्स, लॉक और रूसो ने संपूर्ण मानव इतिहास को दो बड़ी अवस्था में बांट दिया है। प्रथम है प्राकृतिक अवस्था, जिसके अंतर्गत राज्य नामक संगठन नहीं होता है, और दूसरी अवस्था है राजनीतिक अवस्था। इसके अंतर्गत क्या होता है? राज्य रूपी संगठन का निर्माण कर लिया जाता है, मतलब सामाजिक समझौता होता है। सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य का स्थापना हो जाती है। क्या? राज्य की स्थापना हो जाती है। जो राज्य की स्थापना हो जाती है तो प्राकृतिक अवस्था राजनीतिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है बेटा। तो नोट करेंगे ये। इसके बाद में बेटा हमने लिया है सामाजिक समझौते सिद्धांत के लक्षण। अब मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है बेटा ध्यान देंगे, इसके आधार पर ही सामाजिक समझौते सिद्धांत के लक्षण लिखेंगे। लक्षण कहीं अलग से हमें खरीद कर नहीं लाने, कहीं अलग से नहीं लाने, यहाँ पर मैंने जो समझाया उसमें से ही सामाजिक समझौता सिद्धांत के लक्षण बनेंगे। यहाँ जो समझाया, यहाँ जो समझाया, यहाँ जो समझाया, इसके आधार पर इसके लक्षण बनेंगे बेटा। चलिए, सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रथम जो लक्षण या विशेषता है वह है प्राकृतिक अवस्था। बेटा इसका मतलब क्या होगा कि पहला जो लक्षण है वो ये है कि प्राकृतिक अवस्था। इसका मतलब ये है कि तीनों ही विद्वानों ने, किसने, हॉब्स, लॉक और रूसो ने वास्तविक रूप, पहले मैंने आपको बता दिया है कि मानव इतिहास को दो बड़ी अवस्थाओं में बांटा है। प्राकृतिक अवस्था, तो प्राकृतिक अवस्था की चर्चा हॉब्स भी करता है, जॉन लॉक भी करता है, रूसो भी करता है। तीनों ने ही प्राकृतिक अवस्था की चर्चा की है, तीनों ने ही प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख किया और ये कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में राज्य नामक संगठन मौजूद नहीं था। हाँ, अब इसमें थोड़ा इन तीनों विद्वानों में मतभेद है। क्या मतभेद है? कि ये प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, मनुष्य की स्थिति कैसी थी और समझौता क्यों हुआ, तीनों के मत अलग अलग है। यहां मैं थोड़ा समझाऊंगा। देखो, तीनों ने ही प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख तो किया है, मतलब राजनीतिक अवस्था से पहले प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें राज्य नामक संगठन नहीं था, और उसके बाद में लोगों ने मिलकर के समझौता किया। समझौते के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्राकृतिक अवस्था राजनीतिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और इसमें राज्य रूपी संगठन का निर्माण कर लिया जाता है। अब अवस्था कैसी थी? तो यहां पर हॉब्स तो कह रहे हैं कि भाई वास्तविक रूप में जो प्राकृतिक अवस्था है वह सबका सबके विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति थी, हॉब्स का कहना है। क्योंकि हॉब्स ने कहा कि मानव स्वभाव से बड़ा स्वार्थी, धूर्त, धोखेबाज, छली, कपटी और पशुओं से भी ज्यादा हिंसक होता है। इसलिए हॉब्स कह रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मानव आपस में संघर्षरत रहते थे। इसलिए हॉब्स ने कहा है कि वास्तविक रूप में यहाँ मनुष्य के विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति रहती थी, हॉब्स कह रहे हैं। अब जॉन लॉक क्या करें? जॉन लॉक कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में मनुष्य स्वभाव से परोपकारी होता है, एक दूसरे का सहयोग करता है और एक दूसरे का सहयोग करता है, तो वास्तविक रूप प्राकृतिक अवस्था में ये शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये किसने कहा है? जॉन लॉक ने। उसके बाद में जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था में वास्तविक रूप में जो व्यक्ति थे वो बिल्कुल आदर्श बराबर थे, भोले भाले थे, वो स्वच्छंद रूप में वनों में विचरण करते थे, उनको किसी चीज़ का ज्ञान था ही नहीं, संपत्ति का किसी भी रूप में प्रादुर्भाव नहीं हुआ, इसलिए वास्तविक रूप में इनमें किसी भी रूप में कोई संघर्ष नहीं होता था। वो स्वच्छंद रूप में
वनों में विचरण किया करते थे। उनका जीवन पशुओं की तरह था या पशु तुल्य था, या हम ये कहें कि बच्चे की तरह बिल्कुल भोला भाला था। ठीक है, ये जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं। तो ये तो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, तीनों ने अलग अलग बता दिया। उसके बाद ये मनुष्य की स्थिति कैसी थी, ये भी मैंने बता दिया आपको। मनुष्य का स्वभाव कैसा था, हॉब्स कह रहे हैं कि मनुष्य स्वभाव से बड़ा स्वार्थी, धूर्त, धोखेबाज, छली और कपटी, पशु की तरह हिंसक होता है। उसके बाद में जो लोग करेंगे नहीं ये तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, परोपकारी होते हैं, शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। और जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि भाई मनुष्य वास्तविक रूप में प्राकृतिक अवस्था में क्या होता है, स्वभाव से बिल्कुल आदर्श बराबर होता है, भोला भाला होता है, वैसा स्वच्छंद रूप में वनों में विचरण करता है। उसका जीवन पशु तुल्य होता है, बच्चे की तरह बिल्कुल भोला भाला होता है। वो किसी भी रूप में कोई गद्दारी नहीं जानता है। ठीक है, क्योंकि संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं था। वह स्वच्छंद रूप में वनों में विचरण किया करता था, कंदमूल फल खा करके ही अपना गुजारा किया करता था। उसके पास तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं हुआ करते थे। ये जीन जैक्स रूसो ने कहा है। ठीक है बेटा, अब समझौता क्यों हुआ, वास्तविक रूप में तीनों ने ही वैसे तो ये कहा कि समझौता इसलिए हुआ है कि भाई वास्तव में क्या था कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत काफ़ी कठिनाइयाँ थी और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए फिर समझौता हुआ। कठिनाइयाँ क्या थी कि वास्तविक रूप में जैसे हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो तीनों की बात करते थे, इन्होंने वास्तविक रूप प्राकृतिक नियमों की बात तो की है, लेकिन उन प्राकृतिक नियमों को लागू कौन करेगा और स्थायी रूप में कानून कौन बनाएगा, और यदि कानूनों का कोई उल्लंघन करेगा उसको दंड कौन देगा। तो ये वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की किसी भी रूप में स्थापना नहीं थी। इस कारण इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए समझौता किया गया। मैंने कहा समझौता क्यों, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए समझौता किया गया। इसलिए यहाँ आप नोट करेंगे तीनों के मत अलग अलग हैं, अर्थात इन संदर्भ में तीनों के मत अलग अलग है। बाकी आप डिटेल्स रूप में देखना चाहते हैं तो मैंने हॉब्स, लॉक और रूसो की तुलना के ऊपर अलग से एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत बेहतर तरीके से मैंने तुलनात्मक पद्धति के सहारा लेते हुए, क्या तुलनात्मक पद्धति का सहारा लेते हुए सारणी के माध्यम से तीनों की तुलना समझाइए बेटा। अगर वो लेक्चर आप देख लेते हैं तो हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों आसानी से समझ जाएंगे। चलिए बेटा, आप दूसरा लक्षण लेते हैं प्राकृतिक अधिकार। बेटा वास्तविक रूप में जो ये तीनों ही विचारक है, हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों ने ही प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है। परंतु यहाँ जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक ने स्पष्ट रूप में 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं। कौन कौन सा बेटा, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों को उल्लेख किया है और जॉन लॉक का कहना है कि ये तीनों ही अधिकार बच्चे को जन्म के साथ मिल जाते हैं, इसलिए राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा भी इनको छीना नहीं जा सकता। जॉन लॉक कह रहे हैं, इसलिए जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है। किस किस की, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसके बाद में बच गया हॉब्स और रूसो। बेटा हॉब्स और रूसो ने भी किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, इन तीनों का समर्थन किया। हाँ, हॉब्स के बारे में कहा जाता है कि हॉब्स वास्तविक रूप में निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे, इसलिए ये किसी भी रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात नहीं करते। लेकिन गलत बात है, मैं कह सकता हूं कि हॉब्स ठीक है निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे, लेकिन हॉब्स व्यक्तिवादियों में सबसे बड़े व्यक्तिवादी थे। क्यों? क्योंकि हॉब्स ने स्पष्ट रूप में कहा है कि यदि एक नागरिक को ऐसा लगता है कि वह सेना में भर्ती है और जब 2 देशों के बीच में युद्ध की घोषणा हो जाती है और उसे लगता है कि अब मैं जीवित नहीं रह सकता, तो ऐसी स्थिति में वह सेना से भाग भी सकता है। तो ऐसा अधिकार पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, जबकि यह अधिकार केवल हॉब्स ने दिया है। क्यों? क्योंकि हॉब्स का कहना है कि हमने राज्य की स्थापना अपने जीवन के लिए की। क्या? हमने राज्य की स्थापना अपने जीवन की रक्षा के लिए की है, और यदि हमारे जीवन को कोई खतरा होता है तो ऐसी स्थिति में हम राज्य के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात हॉब्स ने कही है, इसलिए हॉब्स के बारे में कहा जा सकता है कि हॉब्स व्यक्तिवादी में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी है। इतनी छूट कौन सा विचारक दे सकता है? आज भी पूरी दुनिया में बताइएगा किसके द्वारा, किस सरकार के द्वारा, किस राज्य के अंतर्गत ये छूट दी गई है? यह बात केवल थॉमस हॉब्स ने की है। इसलिए हॉब्स व्यक्तिवादी में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी है और निरंकुशवाद का भी समर्थक है। क्यों? क्योंकि इसका कहना है कि वास्तविक रूप में जो समझौता होता है वह लोगों के बीच में होता है, शासक राजा समझौते में सम्मिलित नहीं होता है, इसलिए राजा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लेकिन फिर भी वास्तविक रूप में अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हॉब्स ने व्यक्ति को यह अधिकार दिया है कि वह सरकार के कानूनों को उसी स्थिति में मानने के लिए बाध्य नहीं है जबकि उसके जीवन को खतरा हो। तो आप कह सकते हैं मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों कि हॉब्स व्यक्तिवादी में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी है। संकेत किया है मैंने केवल, बाकी मैंने अलग से कितने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं हॉब्स के ऊपर। ठीक है बेटा, तो वास्तविक रूप में यहाँ पर जो प्राकृतिक अधिकार की बात आती है तो हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ही किसी न किसी रूप में
इन तीनों अधिकारों का समर्थन करते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। परंतु जॉन लॉक ने स्पष्ट रूप में इन तीन अधिकारों का समर्थन किया है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसलिए आप कह सकते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत की जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि तीनों ही जो विद्वान हैं वो प्राकृतिक अधिकार की चर्चा करते हैं। बाकी आप और भी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो मैंने हॉब्स, लॉक और रूसो के ऊपर सामाजिक समझौते के लिए अलग अलग से लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। बार बार कह रहा हूँ, रिलेशन में देखेंगे पश्चिमी राजनीति के चिंतन के अंतर्गत। तीसरा लक्षण है बेटा प्राकृतिक अवस्था में समझौता। बेटा ध्यान देंगे, अब तीसरा यह कि प्राकृतिक अवस्था में समझौता वास्तविक रूप में किया किस लिए गया है। देखो, चूंकि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत ये तीनों ये तो मानते हैं कि वहां पर कुछ प्राकृतिक नियम थे, प्राकृतिक कानून थे, लेकिन फिर भी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, क्या आवश्यकता होगी कि समझौता किया गया। तो तीनों ने ही वास्तविक रूप में देखा, हॉब्स ने भी, जॉन लॉक ने भी और जीन जैक्स रूसो ने भी, कि वास्तविक रूप में स्थायी रूप में निश्चित रूप में कानून बनाने वाली कोई संस्था नहीं है, और कानूनों का यदि उल्लंघन किया जाए तो दंड देने वाली संस्था नहीं है, और न्यायिक निर्णय लेने वाली संस्था नहीं है। इसलिए इन तीनों ने ही वास्तविक रूप में इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए समझौता किया है। मतलब इन दोनों का कहना है कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए लोगों ने आपस में मिलकर के समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना होती है। ठीक है बेटा। और चौथा है समझौते की शर्तें। अब बेटा ध्यान देंगे, यहाँ वास्तविक रूप में यहाँ जो तीनों ही विद्वान है, हॉब्स, लॉक और रूसो, वो तीनों ही प्राकृतिक अवस्था से बाहर न निकलने का वचन देते हैं। मतलब तीनों ने जो सामाजिक समझौता किया है वो किस लिए किया है, प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए, कि भाई प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में किसी भी रूप में स्थायी रूप में कोई कानून बनाने वाला नहीं था। हॉब्स कह रहे युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, वहां पर कोई कार्यपालिका जैसी संस्था भी नहीं थी कि कानूनों का, नियमों का कोई उल्लंघन करे तो दंड दें, और ना ही कोई न्यायपालिका जैसी संस्था थी। तो इसलिए इन तीनों ने ही, हॉब्स, लॉक और रूसो ने, इन तीनों ने ही वास्तविक रूप में इस प्राकृतिक अवस्था में, चूंकि व्यक्ति दुखी हो रहे थे, क्यों दुखी हो रहे थे कि यहाँ वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका नामक संस्था नहीं थी, इनका अस्तित्व नहीं था। इसलिए ये प्राकृतिक अवस्था से बाहर आने के लिए, अर्थात प्राकृतिक अवस्था से बाहर आने के लिए ये राजनीतिक अवस्था में आना चाहते थे। ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में इन तीनों ने ही प्राकृतिक अवस्था से बाहर न निकलने का वचन दिया, अर्थात ये कहा कि अब हमने समझौता कर लिया है, और समझौता इसलिए किया है क्योंकि हम राजनीतिक अवस्था में आ गए, अब हमारे द्वारा राज्य रूपी संगठन का निर्माण कर लिया गया, तो अब हम समझौते का उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि समझौते का उल्लंघन करेंगे, यदि हम वचन का उल्लंघन करेंगे तो वापस हम प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे, और वापस प्राकृतिक अवस्था में जाने का मतलब फिर से दुखी हो जाना, अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्तियों को परेशान करने लग जाएंगे। इसलिए तीनों ही जो विचारक हैं इनका कहना है, क्या कहना है, कि वास्तविक रूप में समझौता जो किया गया है उस समझौते का पालन करना हमारी जवाबदारी है। अगर हम समझौते का पालन नहीं करेंगे तो हम वापस प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे, और वापस प्राकृतिक अवस्था में कोई भी जाना नहीं चाहेगा। इसलिए सामाजिक समझौते का पालन करना ही पड़ेगा। ये तीनों ही विचारक कह रहे हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। ठीक है बेटा। पांचवा लक्षण है समझौते के फलस्वरूप राजसत्ता। अब बेटा यहां अंतिम जो बात आती है कि समझौता होने के बाद में या समझौते के फलस्वरूप राजसत्ता का जो प्रारूप है, स्वरूप है, वह किस प्रकार को भरकर सामने आता है। तो तीनों ही विचारकों ने यहां पर अलग अलग बात बतलाई है, और मैंने नोट भी किया है बेटा, ध्यान देंगे। टॉमस हॉब्स के द्वारा जो सामाजिक समझौता किया जाता है उस सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्र अस्तित्व में आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत जो समझौता होता है वह समझौता जनता जनता के बीच में होता है। यहाँ पर समझौते के अंतर्गत जो शासक होता है, राजा होता है, समझौते का पक्ष नहीं होता है। इसलिए जो शासक होता है वह समझौते की शर्तों से बंधा हुआ नहीं होता है। इसी कारण यहाँ जो शासक होगा, राजा होगा, वह पूर्ण रूप में निरंकुश होगा। अतः आप कह सकते हैं कि हॉब्स के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होगी। ठीक है बेटा। जैसा कि इन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन के प्रथम पृष्ठ में ही एक विशाल काय महामानव का चित्र दिया गया है, और उस महामानव के उदर में, पेट में
अन्य नागरिकों को दर्शाया है, दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि जो शासक होगा वह पूर्ण रूप में नागरिकों के ऊपर अपना अधिकार रखेगा और उनके प्रति किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा। नागरिकों को जो शासक है उसके आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा। पालन नहीं करने का मतलब है समझौते का उल्लंघन, और समझौते का उल्लंघन होने का मतलब वापस प्राकृतिक अवस्था में चले जाना। इसलिए यहाँ पर निरंकुश राजा के आदेशों का पालन करना पड़ेगा, किया जाएगा, ये इनकी बाध्यता है। दूसरा जो विचार है कि जॉन लॉक वास्तविक रूप में जो सामाजिक समझौता करते हैं उस सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप सीमित शासन की स्थापना होती है। अर्थात यहाँ पर यदि वास्तविक रूप में शासक जनहित में कानून नहीं बनाता है तो जनता शासक के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। क्या? शासक के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। इतना ध्यान जरूर रखेंगे कि हॉब्स ने और रूसो ने एक एक समझौते की बात की है, जबकि जॉन लॉक ने 2 समझौते की बात की है। एक समझौते के द्वारा समाज की स्थापना होगी, दूसरे के द्वारा राज्य या सरकार की स्थापना होगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि जॉन लॉक ने कितने समझौतों का उल्लेख किया है, तो आपका आंसर होगा 2 समझौतों का उल्लेख किया है। बाकी हॉब्स, लॉक और रूसो की सामाजिक समझौते सिद्धांत पर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर रखे, प्लेलिस्ट में देखेंगे। फिर से कह रहा हूँ, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत बेटा, ठीक है। इसके बाद बात है जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो के द्वारा जो सामाजिक समझौता किया जाता है उस सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, और सामान्य इच्छा की जो अभिव्यक्ति होती है वह वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में उभरकर सामने आती है। इसका मतलब है कि जीन जैक्स रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक थे। जैसा कि जीन जैक्स रूसो ने स्पष्ट रूप में कहा है कि जैसे कोई व्यक्ति अपना प्रतिनिधि चुन देता है वह व्यक्ति गुलाम हो जाता है। इसका मतलब जो रूसो हैं वह अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मैंने सामान्य इच्छा के सिद्धांत के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत अलग से मैंने रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत व्यापक रूप में अपलोड कर रखा है, आप वहां पर ये सारी बातें देख सकते हैं। यहाँ तो मैंने केवल आपको सामाजिक समझौते सिद्धांत के जो 5 सामान्य लक्षण हैं वो समझाए हैं बेटा, ठीक है। अब अंत में निष्कर्ष रूप में मैंने लिखा है कि तीनों ने किसी न किसी शासकीय व्यवस्था का वर्णन किया है। बेटा इसका क्या मतलब है कि वास्तव में हॉब्स, लॉक और रूसो इन तीनों के विचारों में मतभेद है। इन तीनों के विचार राज सत्ता के बारे में अलग अलग हैं। इन तीनों के विचार शासन का क्या स्वरूप है इसके बारे में अलग अलग है, लेकिन फिर भी तीनों ने ही, तीनों का मतलब हॉब्स, लॉक और रूसो ने, तीनों ने ही किसी न किसी शासकीय व्यवस्था का वर्णन किया है। वह शासकीय व्यवस्था चाहे निरंकुश राजतंत्र हो, चाहे सीमित शासन हो या फिर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हो, तीनों ने ही किसी न किसी रूप में शासकीय व्यवस्था का वर्णन किया है। ये बात अलग है कि तीनों के विचार अलग अलग हैं। कैसे? हॉब्स निरंकुश राजतंत्र की बात करता है, निरंकुश सत्ता की बात करता है। जॉन लॉक सीमित शासन की बात करता है, और जीन जैक्स रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करता है, जो कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया के अंतर्गत आपको स्विट्जरलैंड की 5 कैंटनों में स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। कैंटन का मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड में वास्तव में जैसे मान लीजिएगा हमारा भारत है, भारत के अंतर्गत जो हमारे प्रांत हैं जिनको हम राज्य कहते हैं, तो इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो प्रांत हैं उन प्रांतों को संघ की जो इकाइयां हैं उनको कैंटन कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मौजूद है बेटा। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के क्या उपकरण हैं, ये आप हमारी प्लेलिस्ट स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत देख सकते हैं। मैंने स्विट्जरलैंड का संविधान पूरा का पूरा अपलोड कर रखा है बेटा, वहाँ पर जाकर के आप ये बात देख सकते हैं। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसके अंतर्गत आज हमने केवल सामाजिक समझौते सिद्धांत के समर्थक और इसके बाद में इसके लक्षण, ये 2 बातें समझाई हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत की क्या आलोचना है, इस आलोचना को हम अगले लेक्चर में लेंगे। मतलब कल हम सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना करेंगे, इसकी कमियां निकालेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसके मुख्य समर्थक हॉब्स, लॉक और रूसो हैं, इनको ठीक से समझ गए होंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, मैं एक एक किताब का नाम जरूर बताऊंगा, ये एग्जाम कभी कभी पूछ लिया जाता है बेटा। जैसे यहाँ हम बात करते हैं हॉब्स की, तो हॉब्स की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? लेवियाथन बेटा। जॉन लॉक की कौन सी है? शासन पर 2 निबंध। और जीन जैक्स रूसो की क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध। तो ये
3 पुस्तकें आपको नोट करनी है। बाकी मैं इनके ऊपर अलग से जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक पढ़ाऊंगा, 46 लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं, बाकी कुछ बातें रह रही हैं। ये सब बातें मैं मेरे प्रेरणा से प्यारे विद्यार्थियों को मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है उपलब्ध करा दूंगा। मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं आपके सामने अपलोड कर रख दूंगा। उसके बाद में आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ, आपको 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैं निःशुल्क रूप में बेहतर तरीके से, बिल्कुल अच्छे से अच्छे रूप में, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये मैं पूर्ण विश्वास से मेरे विद्यार्थियों से कह रहा हूँ। कारण मैंने जब से महाविद्यालय पढ़ाना शुरू किया है तभी से मेरा विद्यार्थी इस विषय से लगाव रहा है, और ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे प्रेरणा से प्यारे विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूँ। अन्यथा मैं अलग से अपना ऐप बना सकता था, लेकिन नहीं, मैंने महाविद्यालय में पहले ही बोल दिया था कि बेटो मैं किसी भी रूप में ऐप नहीं बनाऊंगा। छात्रों ने कितनी बार कह दिया कि सर अपना ऐप बनाओ और इसको जो है पेड कोर्स कर दो, लेकिन नहीं, मैं पेड कोर्स का क्या करूंगा। मुझे तो मेरे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान समझाना है, मुझे धन कमाने से कोई लेना देना नहीं है। आप तो मेरे प्रेरणा से प्यारे विद्यार्थी, जिस रूप में मैं आपको समझाऊँ उस रूप में समझते चलेगा, राजनीति विज्ञान में आपको सफलता मिलेगी। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है आप राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत ठीक से समझ गए। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।